चलिए अब चलते हैं इसी के अंतर्गत अपन चयन के सिद्धांत। चयन की विधि समझ में आ गया। अब चयन का सिद्धांत में देखते हैं अपन किस प्रकार से चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं अपन, चयन के सिद्धांत। तो चयन के सिद्धांत में पहला कहा गया सक्षम व्यक्तियों के द्वारा चयन। जब भी कर्मचारियों का चयन किया जाए वो योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही चयन किया जाना चाहिए। सक्षम, योग्य। जो व्यक्ति चयन करने वाला है, मान लो उसे ही काम की जानकारी नहीं है और उसको हम चयन करने के पद पर बैठा दिए हैं, तो जो भी प्रत्याशी को चयन करेगा वो योग्य व्यक्ति वहाँ हमको नहीं मिल सकता। कारण चयन करने वाला व्यक्ति सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है। इसलिए कहा गया यहाँ पर कि हमेशा चयन करते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि चयन करने वाला अधिकारी सक्षम है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, उसे कार्य की पूर्ण जानकारी है कि नहीं। जिस पद के लिए हम व्यक्ति को बुलाएं यहाँ पर चयन करने के लिए, उस कार्य के बारे में वो अधिकारी जानता है कि नहीं। अगर उस काम के बारे में जानेगा तभी तो उससे क्वेश्चन करेगा या उसे सवाल पूछेगा, उसे काम देखेगा। अगर जानेगा तब, और उसके काम के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है तो वो व्यक्ति गलत काम कर रहा है कि सही कर रहा है, इसके बारे में उसे कुछ पहचान ही नहीं होगा और अयोग्य व्यक्ति भी वहाँ पे नियुक्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि चयन की विधि सिद्धांत में सबसे पहले सक्षम व्यक्तियों के द्वारा ही चयन किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की हम नियुक्ति किए हैं वहाँ पर चयन करने के लिए, वह योग्य रहेगा तो योग्य प्रत्याशी की प्राप्ति होगी, और अयोग्य रहेगा तो फिर हमको सही व्यक्ति की प्राप्ति वहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सक्षम व्यक्ति के द्वारा ही क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पर चयन किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर कहा गया निर्धारित प्रमाप के आधार पर, प्रमाप मतलब योग्यता। कर्मचारियों के वहाँ पर चयन करते समय पहले ही नियम बन चुका है कि व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अधिकारी जो प्रमाप तय किया है कि ये योग्यता होगा तभी ये व्यक्ति हमारे संस्था में काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो उस प्रमाप पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति में समस्त योग्यता है कि नहीं, और योग्यता है तभी उसका वहाँ पर चयन किया जाएगा, अन्यथा उस व्यक्ति का चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो प्रमापों पर ध्यान देना। उपयुक्त स्रोत, चयन के दो स्रोत होते हैं हमारे पास, आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत। तो दोनों स्रोतों का प्रयोग कर लेगा कौन, चयन करने वाला व्यक्ति। कि अगर आंतरिक स्रोत से ही हमको जो है अच्छे कर्मचारी मिल जाते हैं तो आंतरिक स्रोत से ही ले लेगा, और आंतरिक स्रोत से अगर मान लो हमको अच्छे कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो ऐसी दशा में वो बाह्य स्रोत का भी प्रयोग वहाँ पर कर लेगा। उद्देश्य एक ही है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, हमको अच्छे कर्मचारी, योग्य कर्मचारी मिलना चाहिए। तो चयन करते समय स्रोत पर भी विशेष ध्यान देगा कौन, वो चयन करने वाला अधिकारी। आई बात समझ में। फिर देखिए संस्था के नीति के अनुरूप संस्था ने नियम बनाया है कि हम जब भी किसी कर्मचारी का चयन करेंगे तो उसकी योग्यता के आधार पर ही चयन होगा। यहाँ कोई रिश्वत लेकर चयन नहीं होगा, किसी के दबाव पर चयन नहीं होगा, है ना। तो उसने नियम बनाया कि योग्यता के आधार पर ही चयन होगा, दबाव या रिश्वत के माध्यम से चयन नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेगा वो अधिकारी, और ना ही किसी से रिश्वत लेगा, ना उसके लालच में आएगा, और ना किसी राजनेता के दबाव में आएगा, या किसी बड़े व्यक्ति के दबाव में आकर किसी अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा। वह वहाँ पे उसका इंटरव्यू लेगा, और जो व्यक्ति उसको लगता है कि योग्य है, भले गरीब हो, दिखने में ठीक ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर का योग्यता है तो उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा कौन, चयनकर्ता, चयन करने वाला अधिकारी। इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है। फिर देखिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। चयन करते समय सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा कि व्यक्ति में समस्त योग्यता है कि नहीं, इस व्यक्ति को रखने से संस्था को लाभ होगा कि नहीं। ये सब देखने के बाद ही उस व्यक्ति का चयन करता है कौन, चयनकर्ता या चयन अधिकारी। लोच, चयन की विधि कैसी होनी चाहिए, लोच होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर संस्था के द्वारा संख्या बढ़ाई या घटाई भी वहाँ पर जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि चयन प्रक्रिया में, चयन के सिद्धांत के अंतर्गत उसमें लोचता का सिद्धांत भी होना चाहिए।
ज़रूरत पड़ने पर संख्या बढ़ा भी सकें हम, और ज़रूरत पड़ने पर संख्या, किसकी संख्या, काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम या अधिक यहाँ पर किया जा सके, इस नियम का भी पालन करेगा। कौन करेगा? चयनकर्ता। इसी को बोलते हैं अपन लोच। क्या बोलते हैं? इसी को लोच बोलते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं इसी में अपन पद के अनुरूप चयन। जिस प्रकार का पद है उसी प्रकार का इंटरव्यू वहाँ पर लेना चाहिए। अगर कंप्यूटर के लिए आया है तो उसे कंप्यूटर चलवा कर देखा जाएगा, टाइपिस्ट के लिए आया है तो उसे टाइपिंग करवा कर देखा जाएगा, किसी मशीन को चालू करने के लिए आया है तो उसे सामने मशीन चलवा कर देखा जाएगा, ड्राइंग के लिए आया है तो उसे ड्राइंग बनवा कर देखा जाएगा। तो इस प्रकार से इस विधि को अपनाया जाता है। हर पद के लिए एक ही विधि को नहीं अपनाया जाता है ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन? चयनकर्ता। और इसके बाद होता है योग्यता को प्राथमिकता। चयन करते समय अधिकारी को व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट है लेकिन उसमें गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उसकी नियुक्ति हम नहीं करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जो है दिखने में तो ठीक नहीं है लेकिन उसमें सारी योग्यता है, तो हमको उसकी योग्यता को देखना है, उसके रूप को नहीं देखना है। आगे बात में इसलिए कहा गया योग्यता को प्राथमिकता दिया जाएगा, व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला होता है निष्पक्ष। चयन हमेशा निष्पक्ष होगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पड़ोसी नहीं। यानी कि मेरा पड़ोसी है, मेरा मित्र है, मेरे मित्र का रिश्तेदार है तो इसको मैं भर्ती कर लेता हूँ, भले उसमें योग्यता हो चाहे ना हो। तो इस प्रकार की भावना नहीं आएगी किसमें? चयनकर्ता में। इसलिए कहा गया कि चयन जो है कैसा होगा? निष्पक्ष होगा। कानून का पालन, कानून जो बनाया गया उस कानून के अंतर्गत रहकर ही चयन किया जाएगा। कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना है। कानून जो बना है उस कानून के आधार पर ही हमको वहाँ पर कर्मचारियों को चयन करना है। उस कानून के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेगा कौन? चयनकर्ता। आगे बात समझ आता है सभी को? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन इसी में प्रशिक्षण। प्रशिक्षण है क्या? तो किसी भी कार्य को विशेष ढंग से करने के लिए दिया जाने वाला शिक्षण ही प्रशिक्षण है। जब संस्था में कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया जाता है तो उसके बाद बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर उसे ट्रेनिंग दिलवाया जाता है ताकि वह अपने कार्य में और योग्य हो सके। तो ये ट्रेनिंग देने का उद्देश्य यही होता है कि वह अपने कार्य में और योग्य हो सके और अपने कार्य को और अच्छे से दक्षता पूर्ण कर सके, उसलिए उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो प्रबंधक वहाँ पे ट्रेनिंग इसलिए दिलवाया कि अगर ये योग्य हो जाएगा और योग्य होगा तो और अधिक मात्रा में उत्पादन होगा, लागत कम से कम आएगी और संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। तो उस लाभ को प्राप्त करने के लिए उसने प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाया। किसने? कंपनी के प्रबंधक ने। तो किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है उस शिक्षण को ही क्या बोलते हैं अपन? प्रशिक्षण। आगे बात में आप जिसको एक प्रकार से ट्रेनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एक प्रकार से ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ये कहाँ कौन दिलवाता है? कंपनी का प्रबंधक। क्यों दिलवाता है? समझ में आ गया? इससे इसकी योग्यता बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगा तो संस्था को लाभ होगा और संस्था को लाभ होगा तो सभी को लाभ होगा। वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी से लेकर प्रबंधक तक, समाज में रहने वाले लोग जो वस्तु का उपयोग करते हैं सभी को लाभ होगा। इसलिए सभी के लाभों को देखते हुए कंपनी का प्रबंधक अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करवाता है। ठीक है, समझ गए प्रशिक्षण क्या है? अब देखते हैं अपन प्रशिक्षण की विशेषताएं। क्या विशेषता है प्रशिक्षण की? तो पहला कहा गया प्रक्रिया, यानी प्रशिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंपनी का प्रबंधक एक बार प्रशिक्षण दिलवाने के बाद चुपचाप बैठता नहीं और कहीं कहीं से विशेषज्ञों को बुलाता है और अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलवाता है ताकि उस कर्मचारी की योग्यता में और अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो? वृद्धि हो। कर्मचारी जितना योग्यता प्राप्त करेगा, जितना अधिक योग्य होगा, उसी संस्था को भी अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। इसीलिए जो है हमेशा वो
इस प्रयास में रहता है कि मैं कहाँ से किसके माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकूं ताकि इसकी योग्यता में और क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाला कार्य है। ये एक बार कराकर चुपचाप बैठने वाला काम नहीं है। ये कौन करता है? वहाँ का कंपनी का प्रबंधक। विकास का साधन, प्रशिक्षण जो है कहा गया विकास का साधन है। जितना अधिक कर्मचारी विकसित होगा उतना अधिक संस्था को लाभ होगा और संस्था का विकास होगा। जितना अधिक दक्ष होगा ट्रेनिंग प्राप्त करके, वहाँ पे उसकी दक्षता का लाभ कहाँ मिलेगा? संस्था में मिलेगा। और संस्था को लाभ होगा तो सभी का लाभ होगा। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर विकास अगर करना है तो हमें समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। प्रशिक्षित करेंगे तभी वो जो है विकसित होगा, उसकी में योग्यता आएगी और संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर, क्या कहा गया यहाँ पर कि प्रशिक्षण जो है विकास का साधन है। किसका साधन है? ये विकास का साधन है। ठीक, आगे चलते हैं। दक्षता में वृद्धि, दक्षता, योग्यता, प्रशिक्षण के माध्यम से ही कर्मचारी की योग्यता में वृद्धि होती है, उसका मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है तो अपने काम को और अच्छे से करता है। देखता है कि प्रबंधक जो है मुझे बाहर से विशेषज्ञ बुलाकर प्रशिक्षण दिलवा रहा है, तो उसके मनोबल में क्या हो जाता है? एक प्रकार से वृद्धि हो जाता है और अपनी पूरी योग्यता का उपयोग करता है उस संस्था में और संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होता है, यानी संस्था का विकास होता है। ये सब किस माध्यम से हो रहा है? प्रशिक्षण के ही माध्यम से होता है। आप लोगों के लिए समय समय पर यहाँ पर बाहर से व्यक्ति बुलाया जाता है आपको संबोधन देने के लिए। वह व्यक्ति आप लोग को जब बोल कर जाता है तो आप लोग का मनोबल बढ़ता है, आपकी योग्यता में और वृद्धि होती है और फिर उसका लाभ मिलता है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में मेहनत करना शुरू कर देते हैं। यही तो है। यहाँ तो आपको संबोधित किया गया, वहाँ पर उनको कैसे और काम करना है उसके बारे में वहाँ संबोधित किया जाता है, बताया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और उसकी योग्यता में क्या हो जाती है? वहाँ पर वृद्धि हो जाती है। यही प्रशिक्षण। आगे देखिए, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हित होता है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को फायदा होता है। कर्मचारी को फायदा होता है कि उसकी योग्यता में वृद्धि होती है और नियोक्ता को फायदा होता है कि जब कर्मचारी में योग्यता बढ़ेगी तो अपनी योग्यता का पूरा प्रदर्शन करेगा और हमको कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन की प्राप्ति हो जाएगी और होता भी है और संस्था को लाभ भी मिलता है। इसलिए कहा गया प्रशिक्षण से नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हितों को लाभ होता है, दोनों को लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है। फिर कहा गया विनियोग, प्रशिक्षण पर किया गया खर्च एक प्रकार से विनियोग होता है, वह नहीं। आज कंपनी का प्रबंधक ट्रेनिंग दिलवा रहा है, अपने कर्मचारी को पैसा खर्च कर रहा है, तो एक प्रकार से विनियोग कर रहा है। विनियोग का मतलब कहीं भी पैसे को लगाना जिससे हमको बाद में लाभ की प्राप्ति हो। हमारे पास पैसा था, व्यापार में लगा दिए, लाभ मिलेगा। हमारे पास पैसा था, बैंक में जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, ब्याज मिलेगा, मिल रहा है लाभ। ठीक उसी प्रकार से प्रबंधक अपना पैसा कर्मचारियों के ट्रेनिंग के पीछे लगा देता है, खर्च करता है और उसका लाभ, उसका ब्याज उसको बाद में मिलता है कि कर्मचारी कम से कम समय में अच्छा काम करता है और इससे उसका लाभ की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये लाभ प्राप्ति का साधन है। इसलिए कहा जाता है कि प्रशिक्षण पर किया गया खर्च या व्यय नहीं होता, एक प्रकार का विनियोग होता है। ठीक, ये मुख्य बातें हैं। आगे बात समझ में आया सभी को? ठीक।